ये कहानी है बिहार में बसे दरभंगा के एक छोटे से गांव की, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। उसी गांव में एक ढाबा था और उस ढाबे का मालिक था छगन। स्वभाव से वो बहुत खड़ूस और लालची इंसान था। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। एक दिन एक गरीब बूढ़े बाबा छगन के ढाबे पर आए। उनके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। अरे बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ बाबा जी, आओ आओ। एक प्लेट मटन दाल चावल सिर्फ 100 रुपए की है। आप बताओ, इस जमाने में कोई इतना कम पैसों में खिलाता होगा? 100 रुपए? अरे बेटा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मैं तो एक गरीब हूँ, ऊपर से 100 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? पैसा नहीं है तो मुफ्त का खाना खाने आ गए। यहाँ कोई मुफ्त में खाना नहीं मिलता। चलो जल्दी यहाँ से हुर हो जाओ। बेटा, मैं सच में बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, बस थोड़ा सा कुछ मिल जाता तो। समझ में नहीं आता क्या? निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक भी भाग जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, आज तुमने मुझे ठुकराया है, लेकिन वक्त सबको सिखाता है। ये बोलकर बूढ़े चाचा वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उस गांव में एक आदमी आता है जिसका नाम सुरेश था। वो पास के गांव से यहाँ आया था। उसका इरादा गांव के सरपंच से मदद मांगने का था, क्योंकि सरपंच और उसके पिता के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। गांव में प्रवेश करते हुए सुरेश ने देखा कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। सुरेश उनके पास गया और विनम्रता से बोला, अरे काका प्रणाम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रधान विक्रम ठाकुर जी का घर किस तरफ पड़ेगा? हाँ बेटा, सीधा इस रास्ते पर जाओ, फिर दाहिने मुड़ जाना। वहीं पर प्रधान जी का बड़ा सा घर है। लेकिन बेटा, तुम इस गांव के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? जी काका, मैं पास के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी हो गई है, जिसके कारण अकाल जैसी स्थिति बन गई है। लोग काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहे हैं, इसीलिए मैं भी यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। अरे बेटा, चिंता मत करो, हमारे प्रधान जी बहुत दयालु इंसान हैं, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तभी सुरेश सरपंच के घर के लिए निकल जाता है और पहुंचते ही कहता है, अरे सरपंच जी नमस्ते। हाँ भाई, बताओ क्या काम है? पर एक मिनट, तुम तो इस गांव के लगते नहीं, और कौन हो तुम? इससे पहले मैंने तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। अरे सरपंच जी, मैं सुरेश, शर्मा जी का लड़का, जो शादियों में खाना बनाते हैं जो। अच्छा, तो तुम शर्मा के बेटे हो। तुम्हारे पिता और मेरे बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। वैसे तुम जब छोटे थे मैंने तुम्हें तब देखा था, अभी तो काफी बड़े हो गए हो बेटे। बेटा चलो चलो अंदर जाकर बात करते हैं। तभी सुरेश और सरपंच अंदर चले जाते हैं। तभी सरपंच कहने लगते हैं, अरे बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? उनका शुगर कम हुआ कि नहीं? हाँ सरपंच जी, अभी के लिए तो नियंत्रित है। चलो बढ़िया है। और बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं सरपंच जी, गांव में अचानक से पानी की कमी के कारण भूखमरी जैसा अकाल आ पहुंचा है। इसीलिए मैं यहाँ काम करने आया हूँ, और पिताजी की तबीयत उतनी खास भी नहीं थी कि उन्हें लेकर आ पाऊं। इसी कारण मैं यहाँ काम करके उन्हें हर महीना पैसा भेजता रहूंगा। सुरेश की बात सुनकर सरपंच हैरान होकर कहता है, अरे अरे, तुम्हारी तो बहुत गंभीर परिस्थिति हो गई है। जी सरपंच जी, लेकिन जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं वापस अपने गांव जाकर अपना पुराना काम फिर से शुरू करूंगा। चिंता मत करो बेटा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सरपंच जी, अगर मुझे रहने के लिए कोई जगह और कोई काम मिल जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। देखो बेटा, तुम्हें अपने पिता की तरह खाना बनाना तो आता ही होगा। इस गांव में एक ढाबा है जहां तुम्हें काम मिल सकता है। वहां काम करते हुए तुम गांव वालों को भी समझ पाओगे। बाद में अगर तुम्हारा मन करे तो अपना खुद का ढाबा भी खोल सकते हो। जी सरपंच जी, मैंने आते वक्त एक ढाबा देखा था। हाँ बेटा, वही ढाबा, लेकिन ध्यान रखना, उसका मालिक बहुत लालची और घमंडी इंसान है, उससे थोड़ा सावधान रहना। जी सरपंच जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अगली सुबह होते ही सुरेश छगन के ढाबे पर पहुंच जाता है और कहता है, अरे भैया, मैं झारखंड से आया हूँ, आपके यहाँ कोई रसोइया की जरूरत है क्या भैया? हाँ भाई हाँ, रसोइया की एक जगह तो खाली है, पर तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बस
मटन और दाल भात मिलता है। अरे भैया, मैं और मेरे पिताजी शादियों में खाना बनाया करते थे। मुझे झारखंड का प्रसिद्ध मटन करी, मसालेदार चिकन मसाला और घर जैसा स्वादिष्ट दाल तड़का भी बनाना आता है। एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, तो फिर एक काम करो, आज का मटन करी और दाल चावल तुम बनाओगे। अगर लोगों को पसंद आई तो तेरी नौकरी पक्की समझना, वरना यहाँ से कल्टी मार लेना। ठीक है भैया, आप बस देखते रहिए मेरे हाथों का जादू। तभी सुरेश खाना बनाना शुरू कर दिया। मटन, मसाले, धनिया, लहसुन, करी पत्ता और सरसों का तेल का इस्तेमाल करके सुरेश ने झारखंड विशेष मटन करी और दाल तड़का बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसका बनाया हुआ व्यंजन तैयार हो गया, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और हवा में चारों तरफ फैल गई थी। तभी खुशबू सूंघकर किशोर बोलने लगा। अरे वाह सुरेश, क्या खुशबू आ रही है। मुझे तो खुशबू सूंघकर ही खाना खाने का मन कर रहा है। वाह सुरेश, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। अभी बस लोगों को एक बार पसंद आ जाए तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। कुछ ही देर में खुशबू सूंघते हुए उसके पास ग्राहक आने लगे। अरे क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। मुझे तो दूर से ही खुशबू आना शुरू हो गया था। और भैया, आज क्या विशेष बनाया है जो इतना खुशबू दे रहा है? अरे वो नया लड़का आया है ना अपने गांव में, उसी ने आज सारा खाना बनाया है। मटन करी और झारखंड विशेष दाल तड़का। आप लोग एक बार खाकर देखो, फिर बताना कैसा लगा। तभी छगन दोनों को एक एक प्लेट मटन और दाल भात परोस देता है और दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। और खाने के बाद कहते हैं, वाह भाई सुरेश, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना बेहतरीन मटन करी मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। और ये दाल, ओ हो, ये तो अनोखा स्वाद दिया है तुमने। मजा आ गया। क्या क्या डालते हो भैया इस दाल में कि इतना लाजवाब बनता है? अरे काका, आपको किसी और दिन बैठकर आराम से बताऊंगा। बस आप लोगों को पसंद आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है सुरेश, तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। ग्राहकों को तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आ गया। हाँ, और कल से तुम सुबह सुबह आकर खाना बनाना शुरू कर देना। पर तुम्हें महीने के 6,000 रुपए ही दूंगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाते जाऊंगा। ये सब बात सुनकर सुरेश मन ही मन खुश होने लगता है और घर आ जाता है और मन ही मन बात करने लगता है। वाह, 6,000 रुपए। अगर 2,000 रुपए मेरे खर्च में चले गए तो बाकी 4,000 रुपए मैं अपने माता पिता को भेज सकूंगा। अब उनकी जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाएगी। अगले दिन सुरेश सुबह जाकर मटन करी और दाल चावल बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही सुरेश ढाबे पर पहुंचकर काम करता, तभी से उसके ढाबे पर भीड़ लगना शुरू हो जाता है। उनमें से एक बोलता है, अरे सुरेश भैया, और कितनी देर भूख से हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और ऊपर से ये लाजवाब खुशबू सूंघकर और भूख लगना शुरू हो गया है। बस 2 मिनट काका, अभी तैयार हो जाएगा। फिर आप लोगों को मस्त गरम गरम खिलाता हूँ। तभी सुरेश दोनों को एक प्लेट मटन और दाल चावल दे देता है। अरे सुरेश, कल जो थोड़ा सा मटन करी बच गया था ना, उसका क्या किया? अरे वो तो मैंने गरीबों में बांट दिया। मुझे वो लोग भूखे लग रहे थे। मैंने सोचा फेंकने से अच्छा मैं किसी का पेट भर दूं। अरे सुरेश, अगली बार से बचे हुए मटन करी ना किसी को देना और ना फेंकना। मटन करी को एक बर्तन या पतीले में डालकर उसके नीचे ठंडा पानी डाल देना और अगले दिन जब मटन करी बनाओगे तो उसमें डालकर मिला देना, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये क्या कह रहे हो छगन भैया? ऐसा थोड़ी ना होता है। हम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मुझे वो लोग पैसे देते हैं और हम पैसे के बदले में उनको मटन देते हैं। जब हमें सब बराबर पैसा मिल रहा है तो हम उन्हें बासी चिकन क्यों खिलाएंगे? अरे सुरेश, थोड़ा आराम से बोलो। अरे सुरेश, थोड़ा आराम से बोलो, वरना ग्राहक सब सुन लेंगे और तुम अभी आए हो। अगर तुम्हें अपना तनख्वाह चाहिए तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। सुरेश के पास कोई और रास्ता नहीं था छगन की बात मानने के अलावा। तभी किशोर मन ही मन बोलने लगता है, अभी मैं समझा सब इसको लालची और मक्कार आदमी क्यों कहते हैं। लोगों को बासी खाना खिला रहा है। अभी तो मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसी कारण मैं अभी कुछ बोल भी नहीं सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और सुरेश दिन भर मेहनत करता है और देखते ही देखते 2 महीना बीत जाता है। अरे छगन भैया, मेरा 2 महीने का तनख्वाह दे दीजिए। आपने मुझे पिछले महीने का भी अपना तनख्वाह नहीं दिया है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मुझे जबरदस्ती काम छोड़ना पड़ेगा। तभी छगन सोचने लगता है, अरे ये क्या बोल रहा है ये? अगर ये काम छोड़ेगा तो अपना खुद का दुकान खोल लेगा और ऊपर से पूरे गांव वालों के मुंह में
इसके बनाए हुए मटन करी और दाल तड़का बैठ गया है और सब इसके पास ही चले जाएंगे। ऊपर से ये तो मेरे हाथ की सोने वाली अंगूठी है, इसे कैसे जाने दूं? अच्छा ठीक है सुरेश, आज शाम को मेरे घर पर आकर पैसे ले लेना। और हाँ छगन भैया, मैं ये भी बोल रहा था कि अगले महीने से मेरा पगार भी बढ़ा देना। अरे इतना पैसा का क्या करोगे भाई? जितना पैसा मिल रहा है उससे तो घर चल ही रहा है ना। तो अरे छगन भैया, मैं बस मजबूरी में काम कर रहा था, वरना हम इससे ज्यादा पैसा 2 शादी में खाना बनाकर कमा लेते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी छगन सुरेश से कहता है, अरे सुरेश, ये लो तुम्हारे 2 महीने के पैसे। और हाँ, इतना सारा पैसा है, थोड़ा संभाल कर जाना। ठीक है छगन भैया, तो फिर मैं चलता हूँ। सुरेश इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी छगन मन ही मन, बेटे मजा आएगा, रास्ते में ही घपलाबाजी हो जाएगा तेरे साथ, फिर तो तुझे मेरे यहाँ ही काम करना पड़ेगा। तभी सुरेश पैसा लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। उसे रास्ते में ही कुछ लोग घेर लेते हैं। अरे अरे, देख रहा हूँ बड़ी जल्दी है तुम्हें घर जाने की। लगता है कोई खजाना हाथ लगी है। तू जो हमें देख रहा है ना, हम है बिल्लू डकैत गैंग के सदस्य। हाँ, और नाम सुन के तो पता चल ही गया होगा किस लिए पकड़ा है तुम्हें। चलो फटाफट पैसा निकालो, वरना इतना मारूंगा किसी ने सोची भी ना होगी। समझा मेरे लाडले? चल जल्दी पैसा निकाल। अरे भैया, मैं तो एक साधारण मजदूर हूँ, एक ढाबे पर दिन रात मेहनत करता हूँ। और हाँ, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मुझे घर जाने दो। हम बेटे, तुम बहुत चालाक हो भाई। मैंने तुम्हारा पीछा किया था। ढाबे के पास तुम्हें आज ही तनख्वाह मिली थी, मैंने मेरी आंखों से देखा था। अगर तुमने अभी के अभी पैसा नहीं निकाला तो तेरी आज हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? जल्दी निकाल। तभी सुरेश डर जाता है और उन्हें पैसा देकर वहाँ से चुपचाप घर चला जाता है। घर जाते ही सोचने लगता है, अरे मैं अब क्या करूं? मैं अब घर पर पैसा कैसे भेजूं? सब मेरी राह देख रहे होंगे। एक काम करता हूं, सरपंच के यहाँ जाकर जो हुआ सब बताता हूँ। देखते हैं मेरी कुछ मदद कर सकते हैं कि नहीं। तभी सुरेश सरपंच के यहाँ निकल जाता है और सरपंच के घर पर पहुँचते ही बोलने लगता है, सरपंच जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे आराम से बेटा, और तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? सब सही तो है? अरे सरपंच जी, मैं आपको अब क्या बताऊं? तभी सुरेश सरपंच जी को सब बता देता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। और क्या तुम उस चोर को पहचान सकते हो? नहीं सरपंच जी, वो हमारे गांव से नहीं लग रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोई भी खाना खाने आता है, मुझे उनका चेहरा हमेशा के लिए याद रहता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। पर उनको कैसे पता चला कि तुम्हें उस दिन तनख्वाह मिली? लगता है दाल में कुछ नहीं, पूरा दाल ही काली है। चलो छोड़ो, अब एक काम करो, मैं कुछ पैसा देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। इसके बाद सुरेश ढाबे पर वापस चले जाता है अपना काम करने। जैसे ही ढाबे के पास पहुंचता है, तभी वह देखता है पहले से ही ढाबे में छगन मटन करी और दाल तड़का बना चुका है। अरे सुरेश, तुम आ गए। आज इतना देर क्यों हो गया भाई? और तुम इतना मायूस क्यों हो? सब ठीक तो है ना? वो दरअसल कल जो आपने मुझे पैसे दिए थे, उसे रास्ते में चोरों ने लूट लिया, और फिर मैंने सरपंच से उधार लिया और पैसा घर भेजा। इसी कारण मुझे आज थोड़ी सी देर हो गई। अरे अरे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। और सरपंच से उधार लेने की क्या जरूरत है? मुझसे मांग लेते पैसा। मुझे लगा आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने मुझे 2 महीने पैसे देर से दिया है। इसी कारण मैंने सरपंच से ले लिया। अच्छा ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। चलो जल्दी जल्दी काम में लग जाओ अभी। तभी सुरेश लोगों को एक एक प्लेट मटन करी और दाल चावल परोस देता है। देखते ही देखते 2 महीना बीत जाता है और अगले दिन जब छगन ढाबे पर आता है, तब सुरेश छगन से कहता है कि अरे छगन भैया, मुझे इस पिछले 2 महीने का पगार दे दीजिए। आप भी आजकल ज्यादा देरी कर रहे हो भैया। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे काम छोड़ने में देरी नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है सुरेश, आज शाम को पैसा ले लेना। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी छगन, ये लो सुरेश, तुम्हारा पैसा। और हाँ, इस बार संभाल कर लेकर जाना, कहीं फिर से चोरी ना हो जाए। तभी सुरेश पैसा लेकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में जाते वक्त उसे वही दोनों चोर दिखते हैं और वो लोग उसे देखते ही कहने लगे, अरे सुरेश मेरे भाई, क्या हाल है? और हमें देखते ही पता तो लग गया होगा कि हम क्यों यहाँ आए हैं।
जल्दी चुपचाप जल्दी जल्दी पैसा निकाल दो। अच्छा एक बात बताओ कि तुम दोनों को मेरा नाम कैसे पता कि मेरा नाम सुरेश है? और ऊपर से बार बार तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि मैं कब पैसे लेकर जा रहा हूँ? बेटा तेरी बस की बात नहीं, और अपना दिमाग ज्यादा मत चलाना वरना खराब हो जाएगा। जल्दी पैसा निकालता है कि दूं एक घूसा मुंह में। तभी सुरेश उन दोनों को पैसा देकर चुपचाप वहाँ से चले जाता है और सरपंच के घर पर चला जाता है और सरपंच से मिलते ही कहने लगता है, अरे सरपंच जी, सरपंच जी। अरे क्या हुआ सुरेश, इतना घबराए हुए क्यों हो भाई? फिर से चोरी हुआ है? हाँ सरपंच जी, आपने सही कहा है और मुझे तो लग रहा है कोई अपना वाला ही गद्दारी कर रहा है, क्योंकि उन्हें मेरा नाम तक पता है। और ऊपर से जिस दिन मुझे तनख्वाह मिलता है उसी दिन वो दो मुझे मिलते हैं। अब मैं पूरा खेल समझा। ये सब वो लालची छगन द्वारा रचा गया खेल है। तुम एक काम करो, तुम उसके यहाँ काम करते रहो और जब तुम पैसा मांगने वाले होगे तो मुझे एक दिन पहले बता देना और उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ उन दोनों के साथ। ठीक है सरपंच जी, जैसा आप कहें। कि देखते दिन बीतते जाते हैं और वो दिन आखिरकार आ जाता है। और जब सुरेश छगन से अपना तनख्वाह मांगता है तब छगन बोलता है, ठीक है सुरेश, आज शाम को मैं आकर तुम्हें तुम्हारा तनख्वाह दे दूंगा। नहीं नहीं छगन भैया, मुझे आज नहीं, मुझे कल चाहिए। कल ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसी शाम को सुरेश सरपंच को जाकर सब बता देता है और अगले दिन जब छगन काम खत्म करके पैसा लेकर जाने लगता है तभी फिर से उसे वही दोनों गुंडे दिखते हैं और कहने लगते हैं, अरे सुरेश, चलो जल्दी जल्दी पैसा निकाल दो बाबू, वरना पता है ना तुम्हारा क्या हाल होगा। तभी अचानक से सरपंच पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, यही वो दोनों चोर हैं जो बार बार बेचारे सुरेश का पैसा चोरी कर रहे हैं। क्या रे, पुलिस के रहते हुए इस गांव में चोरी? ऐसी मार मारूंगा ना, अगली बार चोरी का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। चलो आज तुम्हें 3rd डिग्री टॉर्चर का मजा चखाता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो बस हम छगन के बोले अनुसार हम काम कर रहे थे और हम कोई गुंडे और मवाली नहीं हैं। अच्छा छगन भैया, तो ये सब आपकी रची हुई साजिश है। हम तभी तो मैं सोचूं कि उसी दिन जिस दिन मुझे मेरा तनख्वाह मिलती है उसी दिन मेरा चोरी होता है। तभी इंस्पेक्टर साहब छगन के ढाबे के पास जाकर छगन को पुलिस स्टेशन में लेकर बंद कर देते हैं। तो बच्चों, हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी, मेहनत और सही समय पर सही लोगों की मदद लेने से सच की जीत जरूर होती है और गलत करने वाले को उसकी सजा अवश्य मिलती है।